नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीपीओ 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपको 45,000 के आसपास जो एस्पिरेंट हैं उनका डाटा दिखाने वाला हूं और इस डाटा के बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि शिफ्ट वाइज आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन का, यानी कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके कितने मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। और स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, कितना राइज स्कोर होना चाहिए कैटेगरी वाइज ताकि हम फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाएं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है कि कैटेगरी वाइज कितना स्कोर राइज स्कोर आपका बनना है ताकि आप प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि इसका फिजिकल काफ़ी हार्ड होता है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम फिजिकल के लिए मिलेगा भी नहीं। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू क्लियर कट आंसर मिल जाएगा कि कितना राइज स्कोर है आपका ताकि आप फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा अगर आप फिजिकल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो सीपीओ में कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन है वो उसकी पूरी दावेदारी हो जाती है। सिलेक्शन ये मान के चलो कि अगर आप थोड़े बहुत पढ़ने वाले हो तो कहीं ना कहीं ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन सीएचएसएल सीजीएल की कंपेयर में लेना बहुत आसान होता है। अब क्यों आसान होता है, सीपीओ का पूरा गणित मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप फिजिकल एग्जाम के लिए मतलब अगर आपने अगर फिजिकल क्वालिफाई कर दिया तो आप ये मान के चलो कि अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली तो आप यहाँ पे ईजिली सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। ये डाटा मैं इससे पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो हार्ड शिफ्ट है और इजी शिफ्ट है वो कौन सी रही। सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही आपकी वो 3 अक्टूबर की आपकी जो लास्ट शिफ्ट थी यानी कि जो थर्ड शिफ्ट थी वो सबसे आपकी हार्ड रही। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर बना है स्टूडेंट का वो कितना बना है 105.174। उसके अलावा आप देख सकते हैं अगर सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो 4 अक्टूबर की जो आपकी लास्ट शिफ्ट यानी कि जो थर्ड शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा इजी रही। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर बना वो 117.32 बना, यानी कि हार्ड शिफ्ट और जो इजी शिफ्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 12 नंबर के आसपास का है। यानी कि जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे उनको 12 नंबर का मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। मैक्सिमम इस शिफ्ट वाले बच्चों को फ़ायदा मिलेगा और वो कितने नंबर का मिलेगा, 12 नंबर के आसपास आपके नंबर जो हैं वो बढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि कितने नंबर इंक्रीज होंगे, जैसे कि यहाँ पे जो बेस माना जाता है वो इसी जो इजी शिफ्ट का स्कोर है इसको बेस माना जाता है। सभी शिफ्ट का नंबर आपको इसके बराबर लाना है। तो यहाँ पे 117 के आसपास सभी को लेके आओ तो 106 वाले को 117 बनाने के लिए 11 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 11 नंबर का फ़ायदा होगा, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 10 नंबर का फ़ायदा होगा, ऐसे यहाँ पे 9 नंबर का फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। जो आपके मुद्दे की बात है वो ये है जिसके लिए आप इस वीडियो को देखने आए हैं कि कितना राइज स्कोर होना चाहिए ताकि हम अपने फिजिकल की प्रिपरेशन कर सकें। तो उसके लिए आप लोग ये डाटा देख पा रहे होंगे, ये 45,000 के आसपास एस्पिरेंट का डाटा है। ये रैंक आईक्यू का डाटा है तो इसका जो क्रेडिट है वो मैं रैंक आईक्यू को देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो डाटा है वो आपका राइज स्कोर के बेस पे और ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी जो कट ऑफ है और रॉ कट ऑफ है उसमें कितना क्या डिफरेंस आपका रहेगा। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 4 से 5 नंबर आपके जो हैं वो इंक्रीज होंगे ओवरऑल अगर हम एवरेज की बात करें। तो यहाँ पे अगर हम राइज स्कोर के बेसिस पे देखें तो 168 से ऊपर स्कोर करने वाले 85 कैंडिडेट हैं, 150 से ऊपर स्कोर करने वाले 2100 कैंडिडेट हैं, 140 से ऊपर स्कोर करने वाले 5800 कैंडिडेट हैं, 135 से ऊपर स्कोर करने वाले 8300 कैंडिडेट हैं, 133 से ऊपर स्कोर करने वाले 9200 कैंडिडेट हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमने 2 नंबर कम किया तो यहाँ पे कैंडिडेट जो हैं वो कितने ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा 130 से ऊपर स्कोर करने वाले 11,000 कैंडिडेट हैं, 129 से ऊपर स्कोर करने वाले 11,500 हैं, 127 से ऊपर स्कोर करने वाले 12,500 एस्पिरेंट हैं, 126 से ऊपर स्कोर करने वाले 13,000 कैंडिडेट हैं, 122 से ऊपर स्कोर करने वाले 15,700 कैंडिडेट हैं, 117 से ऊपर स्कोर करने वाले 18,500 एस्पिरेंट हैं, 110 से ऊपर स्कोर करने वाले 22,000 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो डाटा है वो 45,000 के आसपास एस्पिरेंट का डाटा है और जो एग्ज़ाम दिया है वो 3 लाख से ऊपर एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम करेगा। आप ये मान के चलो कि 1.5 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप फैक्टर देखो तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि 130 जैसे यहाँ पे 11,000 रैंक बन रही है तो इसे अगर हम 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका मतलब 100
आपका 125 से 130 के बीच में, अगर और हम रिफाइंड डाटा ले लें थोड़ा बहुत और इसमें अगर कम कर दो 1.4 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ले लो तो 125 से 130 के बीच में, चूंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है आपकी वो कितनी है, 1689 वैकेंसी है किसकी, मेल कैटेगरी की, और फीमेल कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है 166। 16 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा, तो 27,000 बच्चे यहाँ पे मेल के क्वालिफाई होंगे और फीमेल के 2700 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। और जितने कैंडिडेट आपके ओवरऑल क्वालिफाई होते हैं, आधे कैंडिडेट उसमें यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 14,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 14,000 रैंक जहां पे बन रही होगी यूआर की कट ऑफ आपको वहीं पे उसी के आसपास देखने को मिलेगी। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 125 से 130 के बीच में 14,000 के आसपास आपकी रैंक बनेगी। तो यही आपका यूआर का जो मतलब राय स्कोर के बेसिस पे आपका सेफ स्कोर रह सकता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। अब आप आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देख लो, जैसे यहाँ पे 11,000 जो रैंक बन रही है वो 130 नंबर पे बन रही है, और यहाँ पे 11,700 जो रैंक बन रही है वो 134 पे बन रही है। तो वही आप देख सकते हैं कि एवरेज जो मार्क्स मैंने बताया कि 4 से 5 नंबर आपके ऑन एन एवरेज बढ़ेंगे, तो वही आपका गैप यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 134 के आसपास। तो इतना ही आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये डाटा इससे आप समझ सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। बाकी वैकेंसी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने गुना बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई कराया जाएगा। मेल कैटेगरी के 27,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे और फीमेल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 2700 क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं कि राय स्कोर आपके लिए सेफ राय स्कोर क्या रह सकता है कैटेगरी वाइज, ताकि आप फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाओ। यहाँ पे आप ये समझो कि मेल और फीमेल की कट ऑफ में 10 नंबर का आप गैप लेके चलो, इतना गैप आपका रहेगा। आप प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उनको उठा के देख सकते हैं। ठीक है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो अगर आपका राय स्कोर 120 या उससे ऊपर बनना है, 120 वाले जो एस्पिरेंट हैं, हाँ यहाँ पे ये चीज आप जरूर देख लो कि अगर आपका मान लेते हैं हार्ड शिफ्ट, सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट है उसमें एग्जाम था, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कम नंबर भी ले सकते हो, यानी कि 115 के आसपास भी अगर आपके नंबर है तब भी आप फिजिकल की प्रिपरेशन करो। ठीक है, ऑन एन एवरेज यानी कि मॉडरेट शिफ्ट को बेस लेके मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका राय स्कोर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 120 या उससे ऊपर है तो फिजिकल की प्रिपरेशन में आप लग जाओ। ठीक है, अगर SC ST की बात करें तो 100 से ऊपर अगर आपका स्कोर बनना है तो फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाओ। ढेर सारे बच्चे फिजिकल को ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर आपका राय स्कोर 130 या उससे ऊपर बनना है, यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होगी कि अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम है तो आप 5 नंबर का मतलब यहाँ पे गैप लेके चल सकते हो। 125 तक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 130 या उससे ऊपर स्कोर अगर फीमेल कैटेगरी में है तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी SC ST वाले जो बच्चे यहाँ हैं वो 110 या उससे ऊपर अगर उनका स्कोर है तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि फिजिकल यहाँ पे बहुत टफ होता है। अब बात कर लेते हैं उस पॉइंट पे, इसका तो आपको आंसर मिल गया होगा कि सेफ राय स्कोर आपके लिए क्या रहना चाहिए ताकि आप फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाओ। तो अगर आपका इतना राय स्कोर बनना है तो फिजिकल की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन लेना आसान क्यों है उस चीज़ को जरा समझो। इसको मैं आपको 2022 के सिनेरियो से समझाता हूँ। 2022 में जो वैकेंसी थी मेल कैटेगरी की वो कितनी थी, 3971 थी, और फीमेल कैटेगरी की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 281 थी। यहाँ पे जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, मतलब यहाँ पे जिन्होंने बच्चों ने जो फिजिकल के लिए बच्चे क्वालिफाई हुए थे, जैसे कि 16 गुना बच्चे क्वालिफाई होते हैं, तो यहाँ पे 63,945 बच्चे क्वालिफाई हुए और यहाँ पे 4419 बच्चे जो थे वो आपके क्वालिफाई हुए। उसके अलावा जो फिजिकल यहाँ पे इतने बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए, और फिजिकल क्वालिफाई कितने कर पाए आप देख सकते हैं, 14,628 जो एस्पिरेंट है वो केवल फिजिकल क्वालिफाई कर पाए इतने बच्चों में। और यहाँ पे 4419 कैंडिडेट में जो लड़कियां थी वो केवल 1115 लड़कियां जो थी वो फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए। उसके अलावा टियर 2 एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले जो मेल कैंडिडेट थे वो 13,183 थे, जबकि फीमेल जो कैंडिडेट थे वो 1,045 थे। तो आप खुद देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो भीड़ है वो यहाँ पे फिजिकल में ही छटनी हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे ढेर सारे ऐसे भी एस्पिरेंट बैठते हैं एग्जाम में जिनका फिजिकल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, ना ही उनके पास 170 हाइट होती है, फिजिकल उनका अच्छा नहीं होता है, फिर भी वो एग्जाम में बैठते हैं। ढेर सारे SSC, CGL और CHSL वाले
मोस्टली एस्पिरेंट बैठते हैं वो ये चेक करने के लिए बैठते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल किस तरीके का रहा है, वो लेवल को चेक करने के लिए एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि मैक्सिमम आपकी जो है वो भीड़ है और इसी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जब बारी आती है फिजिकल की तो इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल जो क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं उनका रेशियो इतना कम है। तो इसीलिए फिजिकल के लिए अगर आप क्वालिफाई हो गए, यानी कि अगर आपने फिजिकल एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें टफ किस वजह से, क्योंकि पहला जो यहाँ पे बैरियर है वो 170 आपकी हाइट होनी चाहिए। 170 ये कहते हैं हाइट, लेकिन 171 172 अगर नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट अगर 170 है तब भी आप निकल जाओ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत वो कम कर देते हैं। तो ये हाइट का क्राइटेरिया आप खुद समझ सकते हो कि अगर हाइट का एक पैमाना लो आप, तो अगर 100 बच्चों का आप डाटा देखोगे तो उसमें से 20% जो बच्चे होंगे वही यहाँ पे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे, बाकी इससे भी डाटा कम होगा। तो इस वजह से, इस बैरियर की वजह से भी ढेर सारी जो भीड़ है वो ऐसी छट जाती है। ठीक है, दूसरा जो बैरियर है यहाँ पे वो है फिजिकल। फिजिकल इसका काफ़ी टफ होता है, तो ढेर सारे बच्चे जो हैं वो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। और अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि फिजिकल के लिए जो कट ऑफ लगेगी वो आपने क्वालिफाई कर ली और फिजिकल को अगर क्वालिफाई कर लिया तो सिलेक्शन आप इजीली ले सकते हैं। अब लेना आसान क्यों होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो मान लेते हैं फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं वो पढ़ने में भी ये जरूरी नहीं कि वो उतने अच्छे हों। और यहाँ पे जो मेंस का एग्जाम है वहाँ पे सिर्फ आपके इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। और इस बार थोड़ा सा टफ कर दिया है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग कर दी, पहले 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो इंग्लिश भी बहुत खतरनाक रोल प्ले करता है। तो इंग्लिश जो है इससे भी ढेर सारे बच्चे जो हैं, क्योंकि इंग्लिश उनकी टाइट होती है, इंग्लिश में कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो मैक्सिमम बच्चा है वो यूपी बिहार वाला ही, उसका स्टेमिना अच्छा होता है और वही यहाँ पे ज़्यादातर जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में वो कमज़ोर होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया और इंग्लिश आपकी अगर अच्छी है, हो सकता है प्री में आपको उतना अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे मेरिट बनेगी, तो आप इंग्लिश में बेहतर करके यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम जो भीड़ है वो फिजिकल से ही आपकी बाहर हो जाती है। बाद में कंपटीशन बहुत कम रहता है, अगर आप अच्छे होंगे पढ़ने में तो इजीली आप सिलेक्शन ले पाएंगे यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे CHSL CGL की कंपेयर में सिलेक्शन लेना आसान है। अगर आप फिजिकल की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं और फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश की फिर बाद में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखो जो बच्चा CHSL CGL वाला होगा, मिनिमम जो बच्चे हैं वो ही यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा हाइट की वजह से आपका बाहर हो जाएगा। तो CHSL CGL की कंपेयर में यहाँ पे सिलेक्शन लेना आसान है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी पॉइंट हमने आपके बीच में रखे आप अच्छे तरीके से उन्हें समझ पाए होंगे। बाकी सबसे बड़ा जो डाउट है स्टूडेंट का कि कितने नंबर पे फिजिकल की प्रिपरेशन करें, तो अगर आपका मेल कैटेगरी में UR OBC और EWS से 120 या उससे ऊपर रहा स्कोर है तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाओ। SC ST कैटेगरी वाले बच्चे 100 से ऊपर नंबर हैं तो फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाओ। फीमेल कैटेगरी वाली जो बच्चे हैं वो 130 UR OBC EWS में 130 या उससे ऊपर अगर नंबर हैं तो किसी भी कंडीशन में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी हार्ड शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम है तो 5 नंबर और कम कर लो। और SC ST वाले जो बच्चे हैं वो 110 नंबर, और अगर हार्ड शिफ्ट है तो और इसमें कम कर लो। तो उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चंस का आंसर आप जानने के लिए इस वीडियो में आए हैं उसका आंसर आपको मिल पाया होगा। बाकी टाइम बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं है, टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाओ। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।